हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, ऑलमोस्ट होना भी चाहिए। और आज हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट लेक्चर हमने आपका पढ़ा हुआ था ऑलमोस्ट कि हाइड्रोजन पे ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, क्लियर, कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास ऑलमोस्ट हम पढ़ने वाले हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा ऑलमोस्ट कि जो हाइड्रोजन आपके पास है किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है आपके पास, क्लियर। सो यदि हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं लॉजिक आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी से होता है। अब केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, और सर प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस था। सर रिएक्शंस तो वहाँ पर भी होती हैं, रिएक्शंस तो यहाँ पर भी होती हैं, तो क्या डिफरेंस है इस पर, बात समझ में आ रही। तो इसी डिफरेंस को हमें क्लियर आउट करना है। सो आज के टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। सो आज का टॉपिक हमारे पास पहला रहेगा हमारे पास कि वाई हाइड्रोजन शोज केमिकल रिएक्टिविटी, कि हाइड्रोजन आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी शो क्यों करता है। तो वही है आपका फर्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड है हमारे पास विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपके पास ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एज वेल एज कार्बन। फिर नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं तो आ जाएगा मेटल। नेक्स्ट वन रिड्यूसिंग कैरेक्टर। फोर्थ नंबर आपके पास है डिहाइड्रोजनेशन, कि डिहाइड्रोजनेशन आपके पास क्या होता है। तो ये आपकी चार रिएक्शंस हो गई। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इतनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा आपका यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास टॉपिक है, पावर पैक्ड लेक्चर होने वाला है। सो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको प्रॉपर तरीके से। हमारे पास कोई भी चीज़ यदि समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप उसको क्लियरली लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये टॉपिक आपके पास ये बता रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी क्यों करता है, वाई। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। अब आप समझ लो कि लॉस भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है। इतनी सब चीज़ें जब वो कर रहा है तो क्यों आपका वो केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बात समझ में आ रही। तो वाई इट शोज केमिकल प्रॉपर्टी, इट शोज ड्यू टू लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप यदि बोलो कि सर लॉस किस में कर रहा है, एक एग्जांपल उसका बता दीजिए, तो भाई देख लो आप, लॉस का एग्जांपल हो जाएगा HCl, क्लियर, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपके पास एक H क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो H प्लस और Cl माइनस फॉर्म हो रहा है। यदि हम आपके पास बात करें कि भाई गेन किस में कर रहा है, तो गेन कर रहा है आपके पास NaH में। यहाँ पर आपके पास Na प्लस H माइनस, इसका मतलब इसने गेन किया। और यदि हम बात करें आपके पास कि शेयर किस में कर रहा है, तो भाई शेयर कर रहा है वो CH4 में, कि कार्बन आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के एक एक करके 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर हो जाएंगे, तो वहां से शेयरिंग हो जाएगी। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि वाई इट शोज केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि ये आपके पास लॉस भी कर लेता है, गेन भी कर लेता है, और आपके पास शेयरिंग भी कर लेता है, क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके पास फर्स्ट नंबर से, कि फर्स्ट नंबर में आपके पास किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहां से देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपके पास विथ नॉन मेटल, क्लियर, विथ नॉन मेटल। उस नॉन मेटल में पहला नंबर पे हमारे पास क्या है, विथ ऑक्सीजन। तो शायद आपको याद हो, हमने जब डिस्कवरी पढ़ी थी हमने हाइड्रोजन की, तो हमने डिस्कवरी में क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्या किया गया था, बर्न किया गया था। और जब हाइड्रोजन को आपके पास बर्न किया गया था तो वहां से आपके पास वेपर निकला था, क्लियर, जो आपके पास किस फॉर्म में था, वाटर की फॉर्म में था, और वहां से बहुत सारी हीट भी आपके पास प्रोड्यूस हुई थी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो H2 है, जब उसको हम O2 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वहां से क्या मिलेगा आपके पास, H2O गैस, क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो ये जो H2O गैस आपके पास निकलती है, जो वेपर आपके पास निकलता है, ये आपके पास बहुत ज्यादा हमारे पास हीट भी कैरी करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, हीट। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। और जब ये आपके पास बर्न होता है, तो ये बर्न होने में जो इसका आपके पास कलर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है हमारे पास, नॉन ल्यूमिनस ब्लू फ्लेम, क्लियर।
कि जब हाइड्रोजन को आप बर्न करते हो तो बर्न करने पर ऑब्वियस सी बात है फ्लेम होगा कुछ ना कुछ। तो नॉन ल्यूमिनस का मतलब दिखाई नहीं देगा आपके पास। ल्यूमिनस वो होते हैं ना जिनमें ब्राइटनेस होती है, नॉन ल्यूमिनस का ना जिनमें ब्राइटनेस नहीं होती है। और एज वेल एज इसका फ्लेम का कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का फ्लेम होगा। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी। क्यों हाईली एक्सोथर्मिक होगी, रीजन समझो उसका हमारे पास, डेप्थ में जाएंगे देखो आज हम। खैर हाइड्रोजन आपके पास है क्या, एलिमेंटल फॉर्म में। जब ये ब्रेकडाउन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, समथिंग कुछ ऐसा, क्लियर। तो यहाँ से 436 किलो जूल पर मोल, भैया इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जब इसको आप प्रोवाइड कराते हो तब जा करके ये अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, और तब जा करके हमारे पास ये जो ब्रेकिंग है इसको ब्रेकिंग हो करके आपके पास 2H हो जाती है। तो ये आपके पास क्या है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये आपके पास क्या था, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन था। बात समझ में आ रही है? तो ये इतनी हीट क्यों प्रोड्यूस हुई, इतनी हीट इसलिए प्रोड्यूस हुई ताकि आपके पास यहाँ से बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तब जाकर के वहां पे आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है, और दैट इज रीजन की हम कह सकते हैं आपके पास कि जो रिएक्शन है ये आपके पास क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव होती है। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या, हाईली एक्सप्लोसिव। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे आपके पास। तो नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर है हमारे पास, बी नंबर। बी नंबर है आपके पास विथ नाइट्रोजन। कि हम यहाँ पर पढ़े ना आपके पास कि नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन होती है तब आपके पास वो कैसे प्रोसीड आउट करती है। तो देखिएगा जरा, जो आपके पास नाइट्रोजन है जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ से फॉर्म हो जाता है आपके पास 2NH3, और जब आप इसको बैलेंस कराओगे तो यहाँ से हो जाएगा 3H2। और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएंगे, यहाँ पर Fe होता है और ये होता है 80% प्लस MO होता है आपके पास, वो आपका स्मॉल बनेगा मोलिब्डेनम, और ये होता है 20%। क्लियर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके पास बता दें, बोले सर आज कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने के मूड में हो, ये होता है कैटलिस्ट, और ये क्या होता है हमारे पास, प्रोमोटर। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब आप देखो ये 80% है और ये 20% है, तो मतलब ये होता है कि ये 80% है जो रिएक्शन में अपना कंट्रीब्यूट दे पा रहा है। तो ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जो प्रोमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि वो जो कैटलिस्ट है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। जब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन और फास्ट प्रोसीड होने लगेगी। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होगा कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहा है आपके पास, अमोनिया। तो ये जो कितना फास्ट करेगा ये डिसाइड करेगा कौन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसको और ज़्यादा फास्ट कर सकता है, और प्रोमोटर उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा, तो दैट मीन्स आपकी रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। और यहाँ पर प्रेशर कितना होता है 200 ATM, और टेम्परेचर कितना होता है 450 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही, इसी को बोलते हैं क्या, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस पूरी डेप्थ में जाएंगे आज हम। क्लियर। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास कि जब नाइट्रोजन के साथ वो कंबाइन होगा तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर के फॉर्म कर देगा अमोनिया, जहाँ पर प्रेशर जाएगा 200 ATM, टेम्परेचर जाएगा 450 डिग्री सेल्सियस, एज वेल एज जो Fe और MO में, MO क्या है, मोलिब्डेनम। क्लियर, ये क्या है हमारे पास, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। Fe तो पता ही है भाई, आयरन, Fe ना भूल जाना कि मोलिब्डेनम के चक्कर में Fe भूल गए। क्लियर है। तो ये हमारे पास था जहां से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर आपका प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास विथ सल्फर। क्लियर। तो जो सल्फर के साथ है ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है हीट करने पर, और जब डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगा हीट करने पर तो वहां से फॉर्म कर देगा आपके पास H2S। तो आप देख पा रहे हो कि H2S में आपके पास जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली सल्फर के साथ कंबाइन हो गया और वहां से फॉर्म कर गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ऐसे ही आपका सेलेनियम के साथ भी रिएक्शन कर जाता है आपके पास ये हीट करने पर। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया किसके साथ, विथ सल्फर और सेलेनियम। नेक्स्ट आ जाते हैं ओके। तो थर्ड नंबर देख लेते हैं हमारे पास विथ कार्बन। तो यहां से हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ
TI प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। क्लियर कि एसिटिलीन जो गैस होती है हमारे पास उसको भी प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, कार्बन ऑलमोस्ट आपके पास हो गया जब हाइड्रोजन हो गया आपके पास, और जब हम इसको आपके पास बर्न करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आर्क, तो ये प्रोवाइड करा देगा आपके पास C2H2 गैस। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास। अभी आर्क का मतलब क्या है? आर्क का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट प्रोजेक्टर, और ये नियर अबाउट आप समझ लीजिए कि 1100 केल्विन के आसपास टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन कर देता है। बात समझ में आ रही है कि आप सोचो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐसे ही रिएक्शन कर जाता है, तो ऐसे रिएक्शन नहीं करता, वहां पर क्या होता है, उसको आर्क के बीच में रखा जाता है। आर्क क्या होता है, दोनों तरफ से हमारे पास एक ऑलमोस्ट राउंड शेप है, जैसे आर्क नहीं होता सर्किल में आर्क होती है, तो ऐसे राउंड मतलब ओवल शेप में हमारे पास होता है, उसके बीच में इनको रखा जाता है और फिर जाकर रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है। तो क्या होता है कि उससे एक हाई इंटेंसिटी की लाइट आपके पास पास आउट होती है, और जितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी उतना ज़्यादा आपके पास हीट होगी। तो वो हाई इंटेंसिटी की लाइट अप्रॉक्सीमेट ये डिग्री सेल्सियस है, इतना टेम्परेचर हमारे पास रिक्वायर्ड होता ही होता है, तब जाकर के हमारे पास ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड आउट होती है, तब जाकर के हाइड्रोजन के साथ कार्बन कंबाइन होता है और फॉर्म करता है क्या, एसिटिलीन गैस। इसी को बोलते हैं हम क्या, इथाइन। क्लियर है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया हमारे पास इथाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके पास फोर्थ नंबर है आपके पास हैलोजन। क्लियर कि अब आपके पास रिएक्शन होगी किसके साथ। तो अब हैलोजेंस में आपके पास यदि हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें आपके पास, तो आप ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है F2, फिर होता है आपके पास Cl2, फिर होता है Br2, और फिर होता है हमारे पास I2। अब आप बोलोगे भाई F2 क्यों होता है? F2 इस वजह से होता है क्योंकि F2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा आपके पास रिएक्टिव कौन हो गया, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में कौन हो गया, आयोडीन। तो दैट मीन्स यदि हमको सपोज करो रिएक्शन करानी है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो हमको वहां पर ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ऑलरेडी इतना ज्यादा रिएक्टिव है। और आप ये समझ लो कि ये डार्क में रिएक्शन हो जाती है। अब डार्क का क्या मतलब है उसको भी हम समझ लेते हैं जरा। तो हैलोजेंस में आपके पास पहले नंबर पे हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर विथ फ्लोरीन। क्लियर। तो जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर लीजिएगा H2 प्लस F2, और यहाँ पर लिख दिया हमने डार्क, और यहाँ मिल गया 2HF। अब इस डार्क का मतलब समझिए। डार्क का मतलब ये है हमारे पास कि नॉर्मल जो रिएक्शन होती है ना, हम कह रहे हैं कि इसमें लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपने प्रोवाइड नहीं कराया, चलो ठीक है, लेकिन यदि लाइट की प्रेजेंस में यदि ये रिएक्शन होगी तो वहां से भी तो कुछ ना कुछ इसको हीट मिल जाएगी, तो भी तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो मतलब ये वाली हीट भी रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है रिएक्शन प्रोसीड आउट कराने के लिए। अब आप समझ लो कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता होगा, कि मतलब जो आपके पास एटमॉस्फेयर की लाइट है वो भी इसको नहीं चाहिए, और इसलिए आपके पास ये डार्क बॉटल में ऑलमोस्ट रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है। जो ब्लैक कलर की डार्क बॉटल होती है उनमें जाकर के ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है, जहां पर इनको बिल्कुल भी सराउंडिंग से लाइट नहीं मिल पाती। तो इसलिए डार्क बोला गया। डार्क का मतलब हो गया हमारे पास कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी हमारे पास ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड आउट हो जाती है। दूसरा हमारे पास बी नंबर विथ क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ कुछ ऐसा होता है हमारे पास, समथिंग कुछ ऐसा। यहाँ पर हमने आपके पास ये, और यहाँ से मिल गया हमको 2HCl। ठीक है। अब आप बोलो सर ये क्या है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं सनलाइट। क्लियर। क्या है हमारे पास, सनलाइट। और यहाँ से जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ, और C/λ को ही हम लिख देते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का, कि जो एनर्जी हमारे पास होती है आपके पास सनलाइट के थ्रू जो मिलती है वो क्या होती है, H न्यू। न्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंबल लिख लीजिए इसका NU, न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। कैसे निकालते हैं, C/λ। अब 10th क्लास में तो पढ़ा था ना तुमने, है ना, C/λ। खैर ह्यूमन आई में आगे आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट कंडीशन पे। तो सी नंबर हमारे पास है विथ ब्रोमीन Br2। तो रिएक्शन प्रोसीड आउट होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें लाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए लाइट की जरूरत पड़ रही है। अब भैया ये तो और लेस रिएक्टिव है,
तो लाइट तो छोड़ो, अब इसमें टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ जाएगी। क्लियर, Br2। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास 2HBr। बात समझ में आ रही है कि मतलब इस केस में आपके पास क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर हमको आपके पास रिएक्शन प्रोसीड आउट कराने के लिए ऑलमोस्ट एक टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो जो टेम्परेचर आपके पास है वो रिएक्शन को प्रोसीड आउट करा रहा है। अब आपके पास यदि हम आपके पास बोलें कि विथ आयोडीन, तो बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है सर, इसको भी टेम्परेचर सर प्रोवाइड करा देंगे ना। भैया टेम्परेचर प्रोवाइड कराने की बात नहीं है यहाँ पर, टेम्परेचर तो चाहिए, साथ में उसको कैटलिस्ट भी चाहिए। बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर कितना चाहिए हमारे पास, टेम्परेचर चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। आप समझ लो, आप ये टी है तो टी जो चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए, एज वेल एज जो Fe है यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, तब जा करके ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होगी और यहाँ से फॉर्म होगा 2HI। डेप्थ समझ में आ रही, कुछ फील आ रहा है हमारे पास क्या कि हैलोजेंस में एक हैलोजेंस के साथ हमने रिएक्शन करा के दिखाई और हमने बताया कि हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी में ये डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर एनर्जी में रिएक्शन प्रोसीड हो, इसमें कुछ एनर्जी चाहिए हुई, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर चाहिए हुआ। टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी से ही है। अब आप हीट एनर्जी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी ही तो है। ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ कैटलिस्ट भी चाहिए होगा, तब जाकर के हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड आउट हो पाएगी। तो ये जो पूरा पोर्शन था हमारे पास, ये हमने कंप्लीट करा दिया कि जो मेटल नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के साथ साथ हमारे पास कैसे कैसे रिएक्शन होती है। अब हम आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक पे, मेटल्स के साथ, कि हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, सेकेंड नंबर है आपके पास विथ मेटल्स। तो बहुत सिंपल है कि हाइड्रोजन जो होता है, जैसे आपके पास मेटल हो गई और हाइड्रोजन हो गया आपके पास, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास मेटल हाइड्राइड। और ये जो मेटल हाइड्राइड होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। आप समझ लो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब ये हाईली अनस्टेबल हमको कैसे पता चलेगा कि हाईली अनस्टेबल होते हैं आपके पास, ये इसलिए हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि जैसे ही वाटर के साथ कंबाइन कराओगे तुरंत हमारे पास स्प्लिट हो जाएंगे। रिएक्शन लिख लो, जैसे हमने ले लिया आपके पास Na की, रिएक्शन करा दिया हमने H2 के साथ, तो यहाँ से फॉर्म हो गया NaH। अब यदि बोलो कि आपके पास इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। क्लियर। अब यहाँ पर ये हुआ कि हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, बैलेंस कर दिया, यहाँ पर भी 2 टाइम्स कर दिया। तो ये जो हमारे पास मिला हमको, ये बहुत ज़्यादा आपके पास अनस्टेबल होता है। मतलब यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Na+ और 2H- में, जब हम इसको किस में कंबाइन कराएंगे, वाटर में। बात समझ आ रही है मेरे पास। क्लियर है कंडीशन कि यदि कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हाईली अनस्टेबल है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका यदि वाटर में डिजॉल्व हो गई, मतलब आपके पास वो स्प्लिट कर गई, और स्प्लिट कर गई का मतलब उसके बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तभी तो जाकर के स्प्लिट कर गया। यदि बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो क्यों ब्रेक करता है हमारे पास, सीधा सा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है हमारे पास। यदि प्यार इतना ज़्यादा होता तो क्यों छोड़ता वो। खैर कंडीशन समझ में आ रही, पढ़ाई भी ध्यान दो। यहाँ पर बात समझ में आ गई कि 2Na+ 2H-, तो ओवरऑल हमारे पास ये ब्रेक डाउन हो गया, तो हम कह सकते हैं आपके पास कि ये आपका हाईली अनस्टेबल है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास फॉर्म हुआ है, चाहो तो आप इसको ये भी देख सकते हो कि NaH की यदि रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा क्या, NaOH। बैलेंस करा दो यदि आप, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कर दो आप, और हाइड्रोजन, ठीक है, 3 टाइम्स। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर, हाँ ठीक है। ओवरऑल मतलब आपके पास जो आपका हाइड्राइड है, जब आप उसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला हुआ है, तो यहाँ से यदि हम आपके पास इसको देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हो कि ये जो आपके पास ये क्या है हमारे पास, मेटल हाइड्राइड है। जब वाटर के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो यही हमने पढ़ा हुआ था प्रिपरेशन में, है ना, कि मेटल हाइड्राइड जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से जो आपके पास प्रोवाइड होता है वो आपके पास हो जाता है बेस और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो ये जस्ट उसी का रिवर्स हमने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अच्छा ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि हाइड्रोजन जब कभी भी हमारे पास ऐड होता है तो रिडक्शन हो जाता है,
इसका काम ही यही है हमारे पास रिडक्शन करना, कि जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो मतलब आपके पास उस सब्सटेंस का श्योर है हमारे पास कि वो उसका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो इसका भी मेन वर्क यही रहता है कि जैसे सपोज करो हमारे पास जो ऑक्साइड हो गई, जैसे हमने बोल दिया HgO, तो जब HgO को यदि हमने H2 के साथ रिएक्शन करा दी तो यहाँ से ये फॉर्म कर देगा क्या, Hg + H2। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, H2 ऑक्सीडाइजेस into H2O and hence works as reducing agent। कि ऑब्वियस सी बात है भैया, जब खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेगा तो कैसा वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ही तो वर्क करेगा। तो होता यही है कि डेट मीन्स ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती है हमारे पास, जिनको हम कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते, बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा, जिनको हम कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते उनको रिड्यूस कराने के लिए हम आपके पास यूज करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो जब हम हाइड्रोजन आपका प्रोवाइड करा करके रिएक्शन प्रोसीड आउट कराते हैं तो वो आपका उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तो मेटल आपकी रिमेनिंग रह जाती है। यहाँ पर आप हीट लगा सकते हैं, जैसे आपके पास Cu हो गया, सेम कंडीशन, तो यहाँ से भी यही हो जाएगा Cu + H2O। क्लियर है कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो Cu है वो आपका रिएक्शन करके ऑलमोस्ट जो पर्टिकुलर मेटल और प्लस वाटर आपके पास प्रोवाइड करा रहा है। अब इसी में से आपके पास दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, WO3 और MOO3। क्लियर। अब आप बोलो कि भाई ये WO3 और MOO3 क्या है हमारे पास, तो W से आपके पास होता है वोल्फ्राम। क्लियर, क्या होता है हमारे पास, वोल्फ्राम, और MO से क्या होता है, मोलिब्डेनम। याद रखिएगा हमारे पास टंगस्टन। तो जो टंगस्टन हमारे पास होता है, टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है, वोल्फ्राम, और ये तो अभी हम पढ़ के गए ही थे आपके पास, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। क्लियर। तो मतलब ये जब दो ऑक्साइड्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सा लॉजिक, W + H2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, MO + H2। MO में O आपके पास छोटा रहेगा। क्लियर है। अब आप देख लो यहाँ पर, यदि हम आपके पास इसको सोचे कि बैलेंस कराना है, तो बैलेंस कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, कि भाई आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पर भी 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो अब यहाँ देख लो आप, ये टंगस्टन TONGSTN, ठीक है, और DE मोलिब्डेनम, DENUM। तो मतलब इस रिएक्शन में समझ में आ रहा है हमारे पास, क्या समझ में आ रहा है आपके पास, कि ऑलमोस्ट जो रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रही है उसमें जो पर्टिकुलर मेटल है वो आपके पास अलग मिल रही है, और जो उसके बाद रेस्पेक्टिव हमारे पास उसका प्रोडक्ट था वाटर, वो आपका सेपरेट हो गया। तो इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि जो H2 है वो अपने आप को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है H2O में, लेकिन जो मेटल है, मेटल से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। और जब मेटल से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और दैट इज द रीजन कि दिस शोज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास फोर्थ नंबर है आपके पास हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन से ये तो समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पढ़ा हुआ है, वाटर का एडिशन, हाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन, रिमूवल, डिहाइड्रोजनेशन, हैलोजन का हैलोजनेशन, रिमूवल, डिहैलोजनेशन। तो ये सारे हमने आपके पास पढ़े हुए हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम आपके पास हैलोजनेशन। तो होता क्या है इसमें कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे पास, क्लियर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनमें हम ऐड कराते हैं किसको, हाइड्रोजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया हमारे पास इनकी प्रेजेंस में। तो वहां से हमको मिल जाता है क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब यदि बात करें कि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास एक हो गया CnH2n मतलब एल्कीन, और एक हो जाता है हमारे पास एल्काइन। क्लियर। तो इन दोनों में जब हम ऐड कराएंगे तो यहाँ से सैचुरेटेड मिलेगा, सैचुरेटेड आपको पता होना चाहिए, एल्केन समथिंग कुछ ऐसा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो यदि हम रिएक्शन को आपके पास लिखना चाहें कि रिएक्शन कैसे हमारे पास प्रोसीड आउट करेगी, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, क्या, एक छोटी सी रिएक्शन हमारे पास लिख लीजिए, जैसे कि हमने लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपसे बोला जाए कि ये क्या है हमारे पास,
तो 2 कार्बन्स हैं तो मेथ एथ हो गया, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, C2H4 है ना, C2H4। तो ये है इथीन। क्लियर। जब हमने इस पे हाइड्रोजन ऐड कराया, डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड होता है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज वेल एज 525 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे जब हमने इसको प्रोसीड आउट कराया तो होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना शेयर किया था, ये अपना शेयर किया था, हुआ क्या कि इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट कर लिया। जब वापस इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ध्यान से समझना जरा, कुछ ऐसी ही कंडीशन बचेगी हमारे पास, कुछ ऐसी कंडीशन। क्लियर। तो ये जो हाइड्रोजन है जब इसको ब्रेक डाउन करोगे या इसको हमारे पास सोचो कि ये कैसे आपके पास हुआ है, तो शेयरिंग ही तो हुई है H के बीच में, है ना। तो यदि इनका बॉन्ड ब्रेक करा दो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा, तो वही कंडीशन होगी कि एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एक आपके पास इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि हाइड्रोजन को जब बीच का बॉन्ड ब्रेक कराया तो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया उनके पास, ऐसे ही जब हमने तुम इसको ब्रेक कराया तो इनका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया। अब वही एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, वही एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो यहां से जो फॉर्म हो जाएगा वो फॉर्म हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी को बोलते हो आप एथेन। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या कि जो अनसैचुरेटेड था उसके बॉन्ड्स ब्रेक हुए और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सैचुरेटेड में। यदि यहां पर आपके पास एल्काइन होता तो पहले ब्रेक करके डबल बॉन्ड मिलाते, H2 ऐड करा के, फिर एक बार आप ऐड कराते, फिर वो एल्केन में आता। मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि यदि हमारे पास सपोज करो वेजिटेबल ऑयल दिया गया है, क्लियर, वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड होता है, जब आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो वो आपको दे देता है वेजिटेबल घी, दैट इज सैचुरेटेड। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि वेजिटेबल ऑयल से आपके पास वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वेजिटेबल घी में। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, इतना हमने आपके पास ऑलमोस्ट पढ़ लिया किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पे। अब हम आ जाते हैं आपके पास उसके यूजेस पे। सो आप स्क्रीन में देखिएगा हमारे पास 1 by 1 आपके पास यूजेज आ रहे होंगे। पहला यूज हमारे पास देखिएगा स्क्रीन पे आ चुका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेथनॉल। ऑब्वियस सी बात है। अब हमारे पास हमने अभी भी पढ़ा कि अमोनिया के लिए तो हमने पढ़ा था वहाँ पर Fe और MO यूज हुआ था, 200 ATM एज वेल एज 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड आउट हुई थी, NH3 मिला था अमोनिया। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी हमने पढ़ लिया था, 2HCl वहाँ फॉर्म हो रहा था, हुआ था। और ये जो हमने पढ़ा मेथनॉल, मेथनॉल होता है आपके पास CH3OH। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपके पास, ये आगे पढ़ेंगे हम एल्कोहल के केस में कि कैसे आपका ये फॉर्म हुआ। नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर लिखा हुआ है, इट इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। अब ये भी पढ़ के गए हम आपके पास, है ना, कि वेजिटेबल ऑयल जो आपके पास होता है अनसैचुरेटेड, अब उसमें जब हाइड्रोजन ऐड कराते हो तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेजिटेबल घी में। पूरी रिएक्शन पढ़ के गए, वही आपके पास यूज में लिखा हुआ है। थर्ड नंबर आपके पास लिखा हुआ है, इट इज यूज इन फिलिंग बैलून्स एंड एयर शिप्स बिकॉज ऑफ इट्स कंबस्टिबल नेचर एंड हाई डिफ्यूजन रेट, जनरली अ मिक्सचर ऑफ 85% हीलियम and 15% हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब बहुत ध्यान से समझना हमारे पास, ध्यान से ये समझना कि सोचोगे कंबस्टिबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा कि बैलून में हाइड्रोजन आपके पास फिल नहीं करी जाती, उसमें फिल करी जाती है हमारे पास क्या, हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम होती है मीन्स लाइट। अब आप बोलो कि हाइड्रोजन लाइट नहीं होती क्या, तो हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, फैक्ट है। सबसे लाइटेस्ट आपके पास गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम ये फंस गई हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहती है, तो हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है और इसलिए हाइड्रोजन कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल का मतलब कि ये ज्वलनशील होता है, ध्यान समझना हमारे पास। लेकिन हीलियम, हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम आता है, तो हीलियम भी लाइटेस्ट है लेकिन हाइड्रोजन से ज़्यादा लाइटेस्ट नहीं है, लेकिन हीलियम की ऑक्टेट कंप्लीट रहती है और इसलिए वो नॉन कंबस्टिबल गैस होती है, वो आपका बर्निंग शो नहीं करती। तो बैलून में यूज नहीं किया जाता इसको, लेकिन एयर शिप्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पर हमको कंबस्टिबल नेचर चाहिए होता है। तो दैट इज द रीजन कि उस केस में बोला गया है कि 85% हीलियम रहता है लेकिन 15% आपका हाइड्रोजन रहता है। बाकी बैलून वाले केस में आपका हीलियम रहता है। क्यों आपका हाइड्रोजन नहीं रहता वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमको हाइड्रोजन यदि होगा तो बैलून जैसे ऊपर गया, थोड़ा सा भी हीट मिली बर्न कर जाएगा, तुरंत आपका वो ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन यदि हीलियम है तो वो बर्न नहीं करेगा, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? ये आपके पास कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट आपके पास it is used for production of hydrogen fuel used for welding purpose due to its high temperature 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सी हाइड्रोजन, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम पढ़ के गए थे आपके पास क्या कि जब हाइड्रोजन को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहां से वाटर मिला था, उसका वेपर मिला था, उसी को बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन, उसी को बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? तो उस केस में जो आपके पास हीट है, बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और उस हीट का यदि टेम्परेचर मेजर किया जाए तो 3000 के आसपास होता है और वही आपका वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे तभी जाकर के वो मेल्ट होगी, वरना मेल्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो वही बोला गया हमारे पास 3000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपके पास ये तो हमने पढ़ा ही हुआ था कि हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल और मिसाइल्स में आपके पास रॉकेट में और मिसाइल्स में फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है। और लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल्स। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए डिस्कवरी हो रही है कि कैसे हम आपके पास जो सनलाइट है उसको रिप्लेस कर सकें, किससे? हाइड्रोजन से। क्योंकि यदि आप देखो तो सन आपका 99% पार्ट सन का इसी से तो ना बना हुआ है। आसन में आ रही है? तो डैट इज अ रीजन हमारे पास कि पूरा जो सोर्स है सन की एनर्जी का वो तो हाइड्रोजन ही है, तो क्यों ना हम हाइड्रोजन को यूज कर लें। आसन में आ रही है? तो इससे हमारे पास क्या होगा कि आगे फर्दर भी उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और भी जो आपके पास पार्ट्स हैं वो आपके इजी मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए यूजेस। क्लियर? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन है मोस्टली हमारे पास दो ही होती हैं, बट हम आपको एक और बताएंगे नई फॉर्म। तो दो फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन को पहले समझ लेते हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है आपके पास, वो लैटिन वर्ड है हमारे पास नेस्कर। क्लियर? इस नेस्कर का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। क्या? न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न का मतलब अभी अभी पैदा हुआ। खैर बात समझ आ रही? अभी भी पैदा हुआ का मतलब ये नहीं कि अभी पैदा हुआ का मतलब ये कि जो उसका मैन्युफैक्चर है वो हमारे पास रिसेंट हुआ है, अभी हुआ है हमारे पास, तो उसको बोल देते हैं हम क्या? न्यूली बॉर्न। तो ये न्यूली बॉर्न का कॉन्सेप्ट समझिएगा हमारे पास क्या है। जैसे जिंक है, अब जिंक रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म करता है हमारे पास? ये फॉर्म करता है ZnSO4 प्लस कुछ ऐसा। अब आप बोलो सर H2 करता है, सर गलत लिख दिया आपने। वही तो समझाना है आपको, वही तो समझाना है हमें कि भैया ये जब रिएक्शन होती है ना तो जो पहले फॉर्म होता है शुरुआत में वो ये फॉर्म होता है, लेकिन क्योंकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए आपके पास तुरंत ये कंबाइन करके अपने आप को कन्वर्ट कर देता है किसमें? H2 में। तो आपको H2 दिखाई देता है। भाषण में आ रही है? लेकिन जो इनिशियली फॉर्म हुआ होता है वो ये होता है, तो इसी को बोलते हैं क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। भाषण में आ रही है? क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिएगा कि ये किस में रखा रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट में रखा रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, भाग जाता है आपके पास, इसलिए रखा रहता है। बोले सीरियस हो गए? भाग नहीं जाता हमारे पास। क्लियर? ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास कि कैसे हम आपके पास इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव है और एज वेल एज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, इसी को बोलते हैं क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। तो न्यूली बॉन्ड का वाला समझ में आ रहा है? न्यूली बॉन्ड का मतलब कि जो रिएक्शन के तुरंत बाद फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं क्या? नेसेंट हाइड्रोजन। भाषण में आ रही है हमारे पास? क्लियर? अब आते हैं सेकेंड नंबर पे हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म होती है। क्लियर? यहाँ पे लिख लीजिएगा मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म, मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? कि हाइड्रोजन की मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है कौन सी? एटॉमिक हाइड्रोजन। अभी हमने पढ़ा था एटॉमिक हाइड्रोजन का लॉजिक क्या है। एटॉमिक हाइड्रोजन का लॉजिक ये है कि जो H2 है वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास किसमें? 2H में। भाषण में आ रही है? तो अब समझिएगा जो H2 है ऐसे नहीं ब्रेक हो जाता है। H2 जो होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है 430.56 किलो जूल पर मोल, ये कंडीशन। अब आप समझिए कि जब आप इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करा दोगे, तो जब इतनी एनर्जी आपके पास उसको प्रोवाइड करा दोगे तो ये हमारे पास क्या कर देगा? बॉन्ड ब्रेक कर देगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा तो ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या? एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन को आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई H गैस प्लस H गैस। यहाँ से आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? लॉजिक यही था कि ये जो आपका था ये एलिमेंटल फॉर्म में था, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जब इतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड कराई तो जो इसके H' का बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। तो यदि आपसे कोई बोले व्हाट इज द
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 430.56 किलो जूल पर मोल या फिर 436 किलो जूल पर मोल। पासन में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ये होती है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। तो जब हम ये गैस फॉर्म में है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो आपके पास ये फॉर्म मिलेगी। ये होती है मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएं तो इसका जो टी हाफ होता है वो होता है 1 सेकेंड का। टी हाफ समझते हो? टी हाफ का मतलब हो गया कि जैसे सपोज करो आपके पास 5 बिस्किट हैं, 5 में से 2.5 बिस्किट 2.5 बिस्किट कितने टाइम में आप खा लेते हो? कुछ समझ में आया? ये जितना अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट रिएक्ट करने में, खत्म होने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। अब आप समझ लो कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता होगा। पता चला 10 ग्राम है तो 10 ग्राम एटमॉस्फेयर में रख दिया आपने, तो मतलब उसका आधा 5 ग्राम 1 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब एटमॉस्फेयर के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। भाषण में आ रही है। तो इसलिए ये आपका मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होती है, दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। क्यों होती है? क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी इन्वॉल्व रहती है। अब लास्ट टॉपिक आ जाते हैं आपके पास, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। हालांकि ये आज की रिएक्टिव फॉर्म नहीं है, बट फिर भी इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन में से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के। तो अब देखो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है, मतलब इसका फिगर आप देखो, 2 फिगर आप ऑब्जर्व करो। आप एक फिगर में देख पा रहे होगे कि दोनों एरो इधर बने हुए हैं, ठीक है। उस फिगर में आप देख रहे हो दोनों एरो इधर बने हुए। नीचे वाले में देख रहे होगे कि एक एरो तो इधर से गया है, दूसरा एरो उधर से आ गया है। हमने ये पढ़ा हुआ है, आप इसको समझो, ध्यान समझो जरा। ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि जैसे ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास हो गया, क्लियर। यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, मैच कर रहा है, क्लियर। ये हमारे पास हो गया उसका न्यूक्लियस, जहाँ पी लिखा हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पी हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन समथिंग कुछ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से रिवॉल्व करके ये आ गया। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था वो और यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ पर आ गया। तो वही दिखा रहा है कि दोनों के केसेज में इस जो हाइड्रोजन आपका फॉर्म हुआ, एक H और एक H, ये दोनों शेयर हुए तभी ना हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और जब यदि यहाँ पर एक डायरेक्शन इधर है, दूसरी उसकी अपोजिट हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं क्या, पैरा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जिसमें न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, आप देख पा रहे हो न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो ऑर्थो हाइड्रोजन। न्यूक्लियर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है और उस वाले में इलेक्ट्रॉन उधर से मूव कर रहा है। ये 2 गोले तो समझ में आ रहे हैं? ये 2 गोले आपके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो यदि डायरेक्शन सेम है तो ऑर्थो हाइड्रोजन, यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो पैरा हाइड्रोजन। क्लियर? मोस्ट इंटरेस्टिंगली क्या कि जो हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है हमारे पास, वो आपके पास 75% क्या होता है, पैरा, और 25% क्या होता है हमारे पास, ऑर्थो। क्लियर? सॉरी, 75% आपके पास ऑर्थो और 25% आपके पास पैरा। लेकिन यदि हम 25 केल्विन टेम्परेचर पे ले लें, ये तो रूम टेम्परेचर की बात होगी, 25 केल्विन पे क्या हो जाता है, 99% आपके पास हो जाता है पैरा और 1% बचता है आपके पास ऑर्थो। और यही कॉम्पिटिशन में पूछा गया था नीट में आपके पास 2019 में था कि यदि हमारे पास टेम्परेचर 25 केल्विन कर दिया जाए तो जो हमारे पास परसेंटेज होता है और पैरा हाइड्रोजन का वो कितना हो जाता है। तो आंसर था 99%। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत किए होंगे। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे, जब ये बात आ गई तो फिर ये भी निकालना पड़ा। अब बात आ जाए कि दोनों में स्टेबल कौन सा होता है, तो दोनों में जो स्टेबल होता है वो होता है ऑर्थो। ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोस्ट स्टेबल, कि ये आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही? अब बात आती है हमारे पास कि क्या हम ऑर्थो से उसको पैरा में बना सकते हैं, तो बना सकते हैं हम। आपके पास हम ऑर्थो को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पैरा में। क्या करके? 3 कंडीशंस को फॉलो करके। पहला, फर्स्ट है आपके पास हीटिंग टू 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? कि 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या कर दो, हीट कर दो। दूसरा क्या है, बाय एडिंग पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल O2, NO2 ETC।
कि जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हैं उनको हम ऐड कर दें आपके पास। और तीसरा क्या है हमारे पास, बाईपासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि मतलब जो आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास आउट करा दें। इन तीनों के थ्रू हम आपके पास ऑर्थो हाइड्रोजन को हम पैरा हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है हमारे पास, ये हमें पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। क्लियर, ये आपके पास ऑलमोस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं सब्सटेंसेस के, कि किस में आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किस में आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इसका मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, डायमैग्नेटिक जो होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो दैट इज द रीजन कि ये आपके पास 3 कंडीशंस है जिनके थ्रू हम ऑर्थो को पैरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके पास कि यदि सेम डायरेक्शन में न्यूक्लियर स्पिन हो रहा है तो ऑर्थो है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट का मतलब एक इधर एक उधर एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो गया आपके पास पैरा। यदि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, तो इतना। यदि आपके पास 25 केल्विन टेम्परेचर हो गया तो इतना। मोस्ट स्टेबल कौन होता है, ऑर्थो। तो ये हमने आपके पास पूरा डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हाइड्राइड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से फ्रेम होता है, सो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक आज का लेक्चर प्रॉपर समझ में आया होगा। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।